ये बेतिया विधानसभा ये सीट है और यहाँ पर भी पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी काबिज हैं जेडीयू पार्टी से। तो फिलहाल अब यहाँ पर इस बार कैसा मुकाबला नजर आ रहा है, सीट को स्कैन करने पर क्या नजर आता है, क्या ये जो सीट है इस बार कुछ नए समीकरण के साथ नजर आने वाली है, क्या यहाँ ट्रायंगुलर फाइट होगी, यहाँ के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, उससे देखने पर स्कैन करने पर इस सीट को क्या नजर आता है। रंजन जी क्या एनालिसिस कर रहे हैं बेतिया सीट पर? देखिए, बेतिया विधानसभा की सीट भी एक हाई प्रोफाइल सीट रही है क्योंकि यहाँ से रेणु देवी चुनाव लड़ती हैं जो कि बिहार सरकार में अभी पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की मंत्री हैं। इससे पहले वो उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। 16 नवंबर 2020 से 9 अगस्त 2022 के बीच जो पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी 2020 के बाद, तो उसमें वो उप मुख्यमंत्री भी थी। अगर आप बेतिया विधानसभा सीट को देखें तो यहाँ पर जो है एक समय बिल्कुल कांग्रेस का वर्चस्व था, कांग्रेस के अलावा कुछ और जो है वो दिखता नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद जब आप 1990 से आइएगा तो यहाँ पर बीजेपी को पहली जीत 1990 में मिली और फिर 2000 से ये सीट जो है बीजेपी का ही होकर रह गई है, ऐसा दिखता है। तो पहले जहाँ कांग्रेस का वर्चस्व था अब बीजेपी का दबदबा दिखता है। हालांकि 2015 में रेणु देवी को हार का सामना करना पड़ा था जब महागठबंधन बना था तब। इसको अगर आप कालखंड में बांट कर देखें तो 1951 से 1985 के बीच कुल 11 विधायक जो है वो चुने गए बेतिया विधानसभा से, जिसमें 10 विधायक कांग्रेस के बने और एक निर्दलीय। तो इसी से आप कांग्रेस के डोमिनेशन का इस विधानसभा क्षेत्र में अनुमान लगा सकती हैं। फिर 1990 से 2020 के बीच में 8 चुनाव हुए हैं, उसमें से 6 बार जो है बीजेपी की जीत हुई है, एक बार कांग्रेस और एक बार जनता दल को कामयाबी मिली है। 1951 में 51-52 में यहाँ पहला चुनाव हुआ, प्रजापति मिश्रा बेतिया के पहले विधायक रहे। 1952 में बाई इलेक्शन हुआ तो केतकी देवी जीती, लेकिन फिर 1957 में यहाँ 2 विधायक चुने गए, एक सामान्य जाति से और एक अनुसूचित जाति से। लेकिन फिर उसके बाद जब आप देखते हैं तो 1962 से एक ही विधायक जो है यहाँ पर चुने जाते रहे। कुल 19 विधायक जो बने हैं उसमें सर्वाधिक 11 विधायक कांग्रेस से चुने गए हैं, बीजेपी दूसरे स्थान पर है, 6 विधायक बीजेपी के हुए हैं, जनता दल एक बार और निर्दलीय भी एक बार यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रहा है। अब अगर आप इस चीज को देखिए कि यहाँ पर फाइट किस तरह से होती थी तो 1972 तक आप देखिएगा कि जीत तो कांग्रेस की हो रही थी लेकिन उसका मुकाबला भारतीय जनसंघ से हो रहा था। उसके बाद यह मुकाबला सोशलिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस का होने लगा, बीच में सीपीआई भी आया और फिर जो है बीजेपी की एंट्री हुई और संजय जायसवाल जो अभी सांसद हैं, उनके पिता जो मदन प्रसाद जायसवाल थे, उन्होंने पहली बार बेतिया में 1990 में कमल खिलाया था। अगर बेतिया में आप सबसे सफल उम्मीदवार की बात कीजिए जिन्होंने सर्वाधिक बार बेतिया विधानसभा में जीत हासिल की है तो वो नाम रेणु देवी का ही आता है। वो 5 बार बेतिया से चुनाव जीतने में सफल रही हैं, नोनिया जाति से आती हैं, ईबीसी अति पिछड़ी जाति से ये जाति जो है वो संबंध रखती है, उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और जो दूसरे स्थान पर हैं वो गौरी शंकर पांडे हैं जो कि 4 बार बेतिया से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अब अगर आप यहाँ के आखिरी 3 चुनावों की बात कीजिए तो साल 2010 में यहाँ पर रेणु देवी जो है वो यहाँ पर चुनाव लड़ती हैं, तब वो सिटिंग विधायक थी। 42,010 वोट उनको आते हैं, 39.5% उनका मत प्रतिशत था और उनके सामने मदन मोहन तिवारी थे कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में, लेकिन वो दूसरे स्थान पर नहीं आए, दूसरे स्थान पर आए निर्दलीय अनिल कुमार झा जिनको कि 13,221 वोट मिले, 12.5% वोट और तीसरे स्थान पर रहे मदन मोहन तिवारी
जिनको 11.77% वोट मिले, 12,499 वोट। और एलजेपी के बिरबल यादव जो कि 1995 में जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते थे, उनको 11,511 वोट आए, 10.84% वोट। फिर 2015 आता है और 2015 में जो है यहाँ पर महागठबंधन बन चुका था। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और तब जो है इसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर दिखा। जो समीकरण है बेतिया में बीजेपी का वो ये है कि यहाँ पर उनको जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं और पिछड़ी जातियाँ हैं उनके वोट मिलते हैं, लेकिन 2015 में चूंकि नीतीश कुमार पाला बदल चुके थे, वो महागठबंधन के साथ थे, तो उसका असर जो है वो बेतिया विधानसभा सीट पर पड़ा, क्योंकि मदन मोहन तिवारी को तब 66,786 वोट आए, 45.26%। और जो रेणु देवी हैं उनको 64,466 वोट आए, 43.69% वोट। तो इस आमने सामने की लड़ाई में मदन मोहन तिवारी ने 2,320 वोटों की जीत हासिल की। तो एक कड़ा मुकाबला था, बावजूद इसके जबकि नीतीश कुमार उस तरफ थे, 43.69% वोट तब भी रेणु देवी को आए। 2020 में परिस्थितियां बदली, नीतीश कुमार वापस एनडीए में आए तो परिणाम भी बदल गया, क्योंकि तब रेणु देवी का जो मत प्रतिशत है वो 50% को क्रॉस करके 52.81% हो गया, 84,496 वोट आए। और मदन मोहन तिवारी को 66,417 वोट आए, तो 18,079 वोट से रेणु देवी चुनाव जीतने में सफल रही। तो ये पिछले 3 चुनाव के आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ रहे उसका अपर हैंड बेतिया में रहा है। अब अगर आप देखें कि यहां से दावेदारों की बात करें तो ये मानकर चलिए कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मुकाबला होगा। और इसमें एक बात यह है कि कांग्रेस से मदन मोहन तिवारी जो है वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं चुनाव लड़ने की और जनसंपर्क भी कर रहे हैं। इस बार लोकसभा का भी वो चुनाव जो है पश्चिम चंपारण से लड़े, ये बात दिगर है कि वो चुनाव जीत नहीं सके। संजय जायसवाल जो है वो चुनाव जीते, लेकिन वो यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। और जहां तक बीजेपी से बात है तो उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, मंत्री हैं रेणु देवी, तो उनका टिकट जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो कंफर्म दिखता है। हालांकि राहुल कुमार हैं वो यहां पर प्रयास कर रहे हैं बीजेपी से टिकट के लिए, और दीपेंद्र सर्राफ हैं वो एबीवीपी से हैं और उनकी कोशिश है, उनका जो बैकग्राउंड है एबीवीपी का है, उनकी पूरी कोशिश है कि उनको इस बार टिकट मिले। और चूंकि यहां पर वैश्य वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है तो ऐसे में जो है दीपेंद्र सर्राफ और दावेदारी करते हुए दिख रहे हैं। अब अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण को समझें जो कि एक अनुमान पर आधारित है, तो जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं 11.69%, जो अनुसूचित जनजाति हैं 0.78%, मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहाँ अच्छी है 24.6% वोट उनका है। ऐसे में लगता है कि क्या AIMIM यहाँ कैंडिडेट दे सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा यादव जो हैं वो 7 से 8% हैं, तो 32.5 से 33.5% का आंकड़ा जो है वो MY का पहुंचता है। राजपूत 2.5 से 3.5%, भूमिहार 2 से 2.5%, ब्राह्मण 4.5 से 5% और कायस्थ 1.5 से 2%, तो 11.5 से 12.5%। कोयरी 4 से 5%, कुर्मी 5.5 से 6%, तो लवकुश के वोट 10 से 11% और वैश्य 15 से 16%, जो कि एक बड़ी संख्या, जी हाँ बड़ी संख्या है। तो आप देखते हैं कि 37-38% के आसपास आधार वोट एनडीए का पहुंचता है। लेकिन एक चीज यहां पर दिलचस्प है कि चूंकि प्रत्याशी कांग्रेस से मदन मोहन तिवारी होते हैं तो ब्राह्मण भूमिहार वोटों में एक सेंधमारी होती है, तो वहां पर MY बढ़ता है और एनडीए का परंपरागत वोटर्स जो होते हैं उनकी संख्या कम होती है।
लेकिन यहाँ पर जो अदर ओबीसी ईबीसी हैं वो एक बड़ी संख्या में है, 17-18% के आसपास। और चूंकि रेणु देवी खुद ईबीसी हैं तो इस वोट का बड़ा हिस्सा जो है वो रेणु देवी के पास आता है। और यही वजह है कि जब नीतीश कुमार भी साथ होते हैं और लव कुश के वोट भी इनकी तरफ होते हैं तो उनका मत प्रतिशत 50% को क्रॉस कर जाता है। तो उसी उम्मीद में होंगी रेणु देवी, क्योंकि अगर वो जीतेंगी तो जीत का सिक्सर लगाएंगी। तो देखना है कि इस बार वो जीत का सिक्सर लगाती हैं या सिक्सर लगाने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच हो जाती हैं। तो बेतिया की ये जंग बहुत दिलचस्प होने जा रही है और अगर यहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट जैसी कोई सीन बनती है उसके बाद मुकाबला कितना दिलचस्प होगा इस पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी और परिणाम क्या होंगे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं।